तो शुरू करते हैं। न्यायमूर्ति हरिपंत। भारत के हर कोने में कहानियाँ सुनी सुनाई जाती हैं। वर्षों पहले उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सर्दियों में शाम को अलाव जलाकर सब लोग बैठकर कहानियाँ सुनाया करते थे। ये कहलाती थीं अलाव की कहानियाँ। देखो, ये भारत हमारा जो देश है, ये कहानी किस्सों से भरपूर देश है। यहाँ बहुत सारी कहानियाँ बहुत तरीके से सुनाने को मिलती हैं, समाज में चलती रहती हैं। एक हमारे यहाँ परंपरा है कि अलाव की कहानियाँ। देखो, परंपरा क्या है, ऐसे कह सकते हैं आपकी सर्दियों में हम ऐसे अलाव जलाते हैं, यहाँ आग जला लेते हैं। अब ये आग जलती रहती है, इसके चारों तरफ यहाँ कुछ लोग बैठ जाते हैं आग सेकने के लिए। और जब आदमी बैठेगा तो कुछ तो बातें करेगा, तो उससे तमाम बातें भी होती हैं और उसी में लोग तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो उसी को ये बोल रहा है अलाव की कहानियाँ। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन न्याय व्यवस्था की रोचक घटनाओं का दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य की तत्कालीन न्याय व्यवस्था की रोचक घटनाओं का मेल है हमारी यह कहानी। यानी कि इस पे कहानी में जो बात की गई है वो विजयनगर साम्राज्य में तत्कालीन मतलब होता है उस समय, जो जब की बात कहा जा रहा है, उस समय की बात को तत्कालीन कहते हैं। तो ये कहानी विजयनगर साम्राज्य जब था, दक्षिण भारत में विजयनगर का साम्राज्य था, ये हमारे भारतीय इतिहास का हिस्सा है। विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन कहानी भी सच्ची हो ये पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी से जुड़ी हुई कुछ कहानी ये है। आज भी समाज में सिरियाला, शट्टी और विभंडक जैसे अपराधी और हरिपंत जैसे न्यायप्रिय लोग मिल जाएंगे। ये सिरियाला, शट्टी और विभंडक ये इस कहानी के पात्र हैं, और हरिपंत जो इसका शीर्षक भी है वो न्यायाधीश हैं, यानी जज हैं, न्याय देने वाले। करें कि ऐसे लोग आज भी समाज में मिल जाएंगे। यानी कि समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। तो ये हर समय में होता है और हमेशा अच्छे बुरे लोग समाज में मिलते हैं। लेखिका की मुहावरेदार भाषा और स्वाभाविक संवाद आपकी भाषा को सुंदर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। ये लेखिका यानी कि जो इसकी लेखिका है आपकी सुधा मूर्ति, उनकी भाषा बड़ी सुंदर है और आपको अपनी भाषा को अच्छी करने में मदद मिल सकती है, इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो। और हाँ, अलाव का अर्थ तो जानो जरा। अलाव का अर्थ आपको बताया कि क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में न्यायमूर्ति हरिपंत एक मजिस्ट्रेट के रूप में प्रसिद्ध थे। एक कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कि विजयनगर साम्राज्य जब था तो न्यायमूर्ति हरिपंत एक मजिस्ट्रेट थे। मजिस्ट्रेट का मतलब ये अंग्रेजी शब्द है। मजिस्ट्रेट का मतलब होता है न्याय देने वाला, जो खास करके वो जो फौजदारी मामलों में, यानी झगड़े वगड़े के मामलों में जो न्याय देते हैं उनको मजिस्ट्रेट कहते हैं। आज भी मजिस्ट्रेट का पद हमारे प्रशासनिक व्यवस्था में है। वे एक बुद्धिमान अधिकारी थे और बड़े बुद्धिमान थे। उनके निर्णय इतने विश्वसनीय और स्पष्ट होते थे कि अपने विवाद सुलझाने के लिए देश के विभिन्न भागों से लोग वहां आते थे। उनका निर्णय इतना अच्छा था, लोग इतना विश्वास करते थे उनके निर्णय पे कि वह सही ही निर्णय देंगे, कि देश के दूर दूर हिस्सों से लोग उनके पास अपने मामले को न्याय करवाने आते थे। मामले बड़े ध्यान से सुना करते थे। वे सभी मामले बड़े ध्यान से सुना करते थे, यानी कि उनको न्याय देना था तो मामले को ध्यान से सुनते थे। नहीं सुनेंगे तो न्याय कैसे कर पाएंगे। एक्चुअली इसमें दो कहानियां हैं। एक ये घी पीने वाली कहानी है जो व्यापारी रहता है उसका, और एक ये जो अमीर, दूसरा ये है एक अमीर व्यापारी जो एक गरीब व्यक्ति को वो अपने सामने की गंदगी, दुकान की गंदगी साफ़ करवाता है। इसलिए दो पार्ट में ऐसे इमेज को बनाया हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। उसी नगर में श्रियाला शेट्टी नाम का एक लालची व्यापारी रहता था। वह घी का व्यापार करता था। उसकी दुकान में 20 पीपा घी था। वह 15 पीपा में बढ़िया घी और अन्य 5 पीपे में मिलावटी घी रखता था, जो वह ग्राहकों को बेच देता था, परंतु इसके बारे में किसी को पता न था। इस तरह धोखे से उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। श्रियाला शेट्टी क्या है? एक लालची व्यापारी है। वह घी का व्यापार करता है। उसकी दुकान में 20 पीपा घी था। पीपा किसे कहते हैं? किसी ऐसे गोल बर्तन को पीपा कहते हैं जिसमें कोई लिक्विड रखा जाता है। तो हम आज के हिसाब से क्या कह सकते हैं? ड्राम, छोटा या बड़ा जो भी रहा हो, ड्राम कह सकते हैं उसको। तो इस तरीके से 20 पीपा घी था उसके पास, जिसमें 15 में वो अच्छा घी रखता था, 5 में मिलावटी, और वो 5 मिलावटी जो था वही ग्राहकों को बेचता था। और चूँकि बहुत विश्वसनीय हो गया था, बहुत पुराना व्यापारी था, तो लोग उस पर शक नहीं कर रहे थे और इस धोखे का फ़ायदा उठा करके वो बहुत अमीर हो गया था, ढेर सारा नकली घी बेच करके। आज के विपरीत उन दिनों कोई भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचना अपराध था। देखो, ये कह रहा है आज की परिस्थिति से तुलना करके कि आज तो बिना मिलावट के शायद ही कोई चीज़ मिलती है। इतना आज जो है बाज़ार में मिलावट है, लेकिन उन दिनों थोड़ा भी मिलावट करके बेचना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कड़ा दंड दिया जाता था। इसलिए राज्य के सभी व्यापारी मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने से डरते थे, परंतु श्रियाला शेट्टी ऐसा नहीं था। वर्षों से भाग्यवश वो बचता चला आ रहा था। ऐसा करने वाले व्यक्ति को उसमें बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था, नहीं बहुत ही हार्ड पनिशमेंट मिलता था। तो इसलिए कोई व्यापारी जो है मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन श्रियाला शेट्टी चूँकि बहुत पॉपुलर था, तो उस अपनी पॉपुलैरिटी के में अपनी इस मिलावटपन को छुपा रहा था और बहुत दिनों से भाग्यवश कोई पकड़ नहीं रहा था, उसको चलता आ रहा था। वह दिन श्रियाला शेट्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था जब एक नियमित ग्राहक उसके इस घाल मेल को सहन नहीं कर पाया। उसने मजिस्ट्रेट हरिपंत को उसकी शिकायत कर दी। लेकिन सभी लोग एक जैसे होते नहीं हैं। कोई तो होता है जो बात को कभी समझना शुरू करता है और समझ लेता है। उसी तरह का एक ग्राहक था जो उसके इस घाल मेल का मतलब होता है मिलावट, इसमें का उसमें, उसमें का उसमें मिलाना, इसको कहते हैं घाल मेल करना। तो उसकी इस मिलावट को सहन नहीं कर पाया और मजिस्ट्रेट हरिपंत को उसकी शिकायत कर दी कि ये घी में मिलावटीपन करके बेच रहा है। ये कोर्ट रूम का दृश्य है, नहीं कोर्ट रूम का नहीं, सॉरी, ये शोरूम है। मजिस्ट्रेट ने राजा के सिपाहियों से इसकी जांच कराई तो पता चला कि मिलावट का आरोप सही था। शीघ्र ही श्रियाला शेट्टी पकड़ा गया और न्यायिक अदालत में पेश किया गया। अब जब उसकी हरिपंत से शिकायत हुई तो उन्होंने राजा के सिपाहियों से जांच कराई। जांच में मिला कि नहीं, शिकायत जो है वो बिल्कुल सही है, वो मिला रहा है, तो उसको अदालत में पेश किया गया। अब हरिपंत अदालत में पेश हो गया। अब बात यहाँ से चलेगी कि क्या उसके साथ किया जाना है, क्या मुकदमा चलेगा, क्या सज़ा होगी। अब आगे बात होगी इसकी। हरिपंत ने कहा, शेट्टी यह जानते हुए भी कि तुम्हें इसका दंड मिलेगा, तुम एक गंभीर अपराध करते रहे। तुम इतने वर्षों से लोगों को ठग रहे हो, तुम्हारा अपराध साबित हो गया है और तुम्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु मैं तुम्हें 3 में से एक सज़ा चुनने का अवसर देता हूँ। हरिपंत ने कहा कि देखो भाई शेट्टी, तुमने गलती किया है, तुम्हें सज़ा तो मिलेगी। तुम जानते भी थे कि इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है, फिर भी तुम जानबूझकर इस तरह से लोगों को ठग रहे थे। ठगना का मतलब होता है धोखे से किसी व्यक्ति को उससे कोई काम करवा लेना या उसका पैसा ले लेना, इसको ठगना कहते हैं, चीट करना। तो कह रहे हैं कि तुमको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ चुनने का
कि तुम 3 सज़ा तुम्हारे सामने मैं रखता हूँ, उसमें से कोई एक सज़ा अपने लिए तुम चुन सकते हो। पहला, तुम्हें सारा घी पीना होगा, तब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। पहला कि जितना भी घी तुम्हारे दुकान में है या मिलावटी वाला घी है जितना, वो सब तुम पी जाओगे और तुम चले जाओगे पी करके, वही तुम्हारा पनिशमेंट होगा। दूसरा, तुम्हें 100 कोड़े मारे जाएंगे और फिर और मुक्त कर दिया जाएगा। और दूसरा सज़ा ये है कि तुम्हारे पीठ पे 100 कोड़ा, कोड़ा कहते हैं एक ऐसे चमड़े का मोटा सा ऐसे रस्सी टाइप का होता था ऐसे, और पीछे इधर पकड़ने वाला हैंडल होता था डंडा जैसा, और इस कोड़े से इसको, और उस रस्सी वाला जो चमड़े का होता था उससे मारा जाता था, उसी को कोड़ा कहते थे। तो बोलें कि दूसरा ये है कि तुमको कोड़े से मारा जाए। तीसरा, मुक्ति के लिए तुम्हें शासकीय कोष में सोने के 1000 सिक्के जमा करने होंगे। और तीसरा है कि फाइन, पेनाल्टी, अर्थदंड जिसको कहते हैं, अर्थदंड यानी पैसे का जो मुआवजा, कि 1000 सोने के सिक्के जमा करो तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। शेट्टी ने 1 मिनट सोचा और विचार किया कि सोने के 1000 सिक्के देकर तो बहुत अधिक धन से हाथ धोना पड़ेगा और 100 कोड़े खाना भी बहुत कष्टदायक है। अतः उसने 5 पीपे मिलावटी घी पान की पहली सज़ा चुन ली। अब उसने सोचा, क्योंकि वो लालची व्यक्ति था, तो कहा कि 1000 सिक्के देना तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। दूसरा कि 100 कोड़े अगर मारे जाएंगे तो बदन, मेरा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बहुत कष्ट होगा। तो अच्छा ये है कि 5 पीपा यानी 5 डब्बा घी पी लेते हैं। वही सज़ा उसने चुन ली अपने लिए। जब उसे घी पीना शुरू किया तो महसूस किया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ कितना हानिकारक होता है। दूसरा पीपा पीने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगी। जब उसने घी पीना शुरू किया तो 1 डब्बा पिया, दूसरा पीने लगा तो उसे समझ में आया कि हानिकारक कितना है ये, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो दूसरा पीने के बाद उसको उल्टी होने लगी। तीसरा पीपे के बाद तो उसे लगा कि वह मर जाएगा, और किसी तरीके से तीसरा पीते पीते उसे लगा कि अब वो ज़िंदा नहीं बचेगा। और चौथे के बाद उसने कहा असंभव, इसलिए उसने दंड का दूसरा विकल्प चुन लिया। यानी कि चौथा पीपा पीते पीते उसके लगा कि अब तो मेरे लिए संभव नहीं है सारा घी पी पाना, तो उसने दूसरा सज़ा अपने लिए चुन लिया, यानी कि 100 कोड़े खाना। उसने सोचा कि किसी तरह 100 कोड़े सहन कर लूँगा और शरीर की मालिश करवा कर स्वस्थ हो जाऊँगा, क्योंकि वह सोने के 1000 सिक्के बचाना चाहता था। अब 1000 सिक्का वो नहीं देना चाहता था, इसलिए कहा कि चलो कि किस तरह से बर्दाश्त कर लूँगा 100 कोड़े का दर्द, और फिर पीटने के बाद मालिश वालिश शरीर का करवाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा। 10 कोड़े खाने के बाद शेट्टी का शरीर कांपने लगा। 100 कोड़े मारे जाने थे, 10 कोड़े पड़े तो उसका शरीर कांपने लगा। उसके शरीर ने कड़ी मेहनत नहीं की थी, चूँकि उसको मेहनत करने की आदत नहीं थी शरीर से। 20 कोड़ों के बाद उसे चक्कर आने लगे। 30 के बाद उसकी आंखों के आगे दिन में ही तारे आने लगे, आसमान घूमने लगा। 40 के बाद उसके शरीर से खून बहने लगा और 50 के बाद मृत प्राय हो गया। इस तरह आर्थिक दंड भुगतने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। तो कोड़ा भी सहन नहीं कर पाया। 30 कोड़े के बाद उसकी आँखों के आगे दिन में ही तारे नज़र आने लगे, यानी कि उनकी आँखों के आगे दिन में तारे नज़र आने का मतलब है कि लगता है आँखों के सामने चिंगारियाँ निकल रही हैं। आसमान घूमने लगा और 40 के बाद खून बहने लगा और 50 के बाद मृत प्राय हो गया। मृत प्राय का मतलब होता है लगभग मरने के समान, इस तरह का हो गया। अब कोड़े भी सहन कर पाना पॉसिबल नहीं था उसके लिए, तो अंत में उसको आर्थिक दंड यानी कि पैसा ही देना पड़ा, यानी 1000 सोने के सिक्के ही देने पड़े। देखा, इस तरह शेट्टी ने तीनों सजा भुगती। यानी उसने लालच में आकर क्या हुआ कि तीनों, पहले घी भी पिया, फिर मार भी खाया कोड़े से, और फिर लास्ट में उसको 1000 सोने के सिक्के भी देने पड़े। तो उसकी लालच ने उसको तीनों सज़ा दिलवा दिया, जबकि वो किसी एक को ही दे सकता था। हरिपंत अपने काम के प्रति निष्ठावान थे और अपराधी की शक्ति या धन से प्रभावित नहीं होते थे।
यानी हरिपंत न्यायाधीश थे तो अपने काम को बड़ी निष्ठा से करते थे, यानी कि बड़ी ईमानदारी और मन से करते थे, उसको निष्ठा कहते हैं। कोई भी कितना शक्तिशाली व्यक्ति उनके सामने हो या फिर पैसे वाला हो, उससे वो प्रभावित नहीं होते थे, यानी कि उसको देख करके उसका फेवर नहीं करते थे। जो सच था वो सच में वो सच का साथ दे करके ही अपने फैसले करते थे। उसी राज्य में विभंडक नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। अब दूसरी कहानी यहाँ शुरू होती है कि एक विभंडक नाम का एक अमीर व्यापारी था। वह प्रसिद्ध और कपड़े के विशाल भंडार का स्वामी था। वो बड़ा प्रसिद्ध व्यापारी था और कपड़े का उसके पास भंडार था, यानी कपड़े की दुकान थी और बहुत ढेर सारे कपड़े उसके पास थे। नगर के मध्य में उसकी दुकान थी। मध्य मैंने बीच जानती हो, बीच शहर में उसकी दुकान थी, इसलिए नगर में आने वाला कोई भी पर्यटक उसकी दुकान की अनदेखी नहीं कर सकता था। पर्यटक मतलब होता है सैलानी, कहते हैं, उर्दू शब्द है, यानी जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए जाता है उसे पर्यटक कहते हैं। तो कोई भी घूमने वाला व्यक्ति आता था तो उसकी दुकान पर उसकी नज़र पड़ती ही पड़ती थी। एक दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और विभंडक अपनी विशाल दुकान के सामने खड़ा उस पर गर्व महसूस कर रहा था। ठंडी बहुत ज़्यादा थी एक दिन और विभंडक अपनी दुकान के सामने खड़ा इतरा रहा था कि उसका दुकान कितना अच्छा बड़ा है इस तरीके से। उसी समय एक गरीब कुली गुणाकर समीप के रेस्टोरेंट से बहुत सी जूठन और कूड़े का बोझ उठाए निकला। यह कूड़ा करकट व नगर के बाहरी इलाके में फेंक दिया करता था। गुणाकर नाम का व्यक्ति है जो कुली का काम करता है। कुली कहते हैं उसको जो बोझ या सामान उठा कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट था पास में, उसमें से रेस्टोरेंट, देखो ये अंग्रेजी शब्द है, हिंदी की बुक में हूबहू लिखा हुआ है। बहुत सारे दूसरे भाषा के शब्दों को हम एज इट इज़ हिंदी में ले लेते हैं, ये हिंदी का तरीका है। तो जूठन यानी कि जो जूठे प्लेट्स वगैरह होते हैं उसको उठा करके ले जा रहा था, वो बाहर फेंक दिया करता था। तो वो कूड़ा करकट ले के बाहर फेंकने के लिए जा रहा था। जब वह विभंडक की दुकान के सामने से गुजर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो दुकान के सामने फुटपाथ पर गिर गया। उसका बोझ खुल गया और सारा बदबूदार कूड़ा वहीं चारों ओर बिखर गया। जो वो कूड़ा लेके जा रहा था, विभंडक जो व्यापारी था उसके दुकान के सामने से गुजरा तो उसका पैर फिसला, गिरा और सारा कचरा वहीं बिखर गया। गुणाकर बहुत दुखी हुआ और डरा सिमटा वहीं खड़ा रहा। विभंडक गुस्से से चिल्लाया, तुम में दिमाग नहीं? देखो कितनी गंदगी फैलाई है, बदबू से बुरा हाल है। किसी ग्राहक के आने से पहले इसे तुरंत साफ कर दो। अब जब गिरा तो विभंडक चिल्लाने लगा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इतनी बदबू, सारा गंदगी फैला दिया, कोई ग्राहक आए उसके पहले इसे साफ करो। मुझे दुख है साहब, मैं इसे अभी साफ़ कर देता हूँ। यह मेरी गलती से हुआ, मैं फिसल गया, मुझे एक झाड़ू और एक बाल्टी पानी दिला दीजिए, गुणाकर ने कहा। गुणाकर कहा, ठीक है साहब, गलती से गिर गया, फिसल गया, एक बाल्टी और एक झाड़ू दिला दीजिए, मैं अभी साफ़ कर देता हूँ पानी से। विभंडक ने दोनों चीज़ें दे दी और गुणाकर ने वह स्थान अच्छी तरह साफ़ भी कर दिया, परंतु विभंडक अब भी नाराज़ था। विभंडक ने उसको झाड़ू दी, एक बाल्टी पानी दी और गुणाकर ने उसे उठाया, साफ़ किया, सब कर दिया, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं था विभंडक। और कहता है कि तुम गीले फर्श को पोंछ कर सुखा दो, मैं तभी जाने दूंगा। अब वो बिना मतलब वाली ज़िद पे अड़ जाता है जो व्यापारी है विभंडक। कहता है कि तुमने साफ़ तो कर दिया लेकिन फ़र्श अभी गीला है, तो तुम इसे पोंछ करके सुखाओ, फिर तुमको जाने दूंगा। तो वो गुणाकर कहता है कि साहब, पोंछने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है और अभी तो सुबह हुई है, जब तक आपके ग्राहक आएंगे सूरज की किरणें इसे अपने आप सुखा देंगी। या साहब, अपनी दुकान से कोई पुराना कपड़ा दिला दीजिए। जो गुणाकर है वो पोंछने के लिए भी राज़ी है, कहता है कि साहब, मेरे पास पोंछने के लिए कपड़ा नहीं है
और अभी सुबह है, जब तक ग्राहक के आने का टाइम होगा ये सूरज अपने आप सुखा देगा इसको। और नहीं अभी आप चाहते हैं कि इसको सुखा दूं तो एक कपड़ा हमें दिला दीजिए अपनी दुकान से पुराना, मैं इसको पोंछ के साफ़ कर देता हूं। तुम मेरी दुकान को क्या समझते हो? क्या उसमें पुराने कपड़े भरे हैं? वो कहता है विवंडक ही तुम मेरी दुकान कबाड़ समझते हो क्या? इसमें पुराने कपड़े भरे हैं, तुम्हें पोंछने के लिए दे दूं। विवंडक गुस्से में था और उसकी आंखें गुड़ाकर के पुराने घिसे पिटे ऊनी कोट पर जमी थी। वह चिल्लाया, तुम अपनी कोट उतारो और इससे फुटपाथ पोंछो। उसकी नज़र उसकी कोट पे थी जो पुराना घिसा पिटा था ऊन का बना हुआ। कहा कि इसको उतारो और इसी से अपना फुटपाथ पोंछ करके साफ करो। साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप जैसे किसी अमीर आदमी ने यह पुराना कोट मुझे सर्दी के लिए दिया है। यदि मैं इससे फ़र्श साफ़ करूँगा तो इसे पहन नहीं पाऊँगा। मैंने फ़र्श अच्छी तरह साफ़ कर दिया, आप उसकी चिंता ना करें और मुझे जाने दें, गुड़ाकर ने विनती की। गुड़ाकर बोला कि देखिए साहब मैं गरीब आदमी हूँ, आप जैसे किसी अमीर आदमी ने यह फटा पुराना कोट दे दिया है ठंडी से बचने के लिए। अगर मैं इसी से फर्श साफ़ कर दूँगा तो फिर पहन नहीं पाऊँगा, गीला हो जाएगा और फिर मुझे सर्दी लग जाएगी। वैसे मैंने फर्श साफ़ कर दिया, आप मुझे जाने दीजिए। तो बोलता है वो विभंडक कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। अगर बदबू बनी रही तो मेरी दुकान में कम ग्राहक आएंगे। रोज़ाना मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान होगा, मतलब एक महीने में लाखों रुपए और एक साल में करोड़ों। इस तरह मेरा व्यवसाय घट जाएगा और मेरे प्रतिस्पर्धी इसका फ़ायदा उठाएंगे। अंत में मुझे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है और फिर मैं कंगाल बन जाऊंगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाने के पहले इसे अच्छी तरह सुखा दो, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा चलाऊंगा। विभंडक जो है वो काल्पनिक परिस्थितियों में चला जाता है, कल्पना करता है कि देखो, या कहो कि ज़बरदस्ती करता है उससे कि तुम अगर बदबूदार जगह कोई साफ़ नहीं करोगे तो बदबू से दुकान में मेरे ग्राहक कम आएंगे, तो मेरे रोज़ हज़ारों का नुकसान होगा। तो रोज़ हज़ारों का होने का मतलब है महीने में लाखों का, महीने में लाखों मतलब सालों में करोड़ों का हो जाएगा। इस तरीके से मुझे घाटा होगा, और मुझे घाटा होगा तो मेरे जो प्रतिस्पर्धी हैं, यानी मेरे जो कंपटीटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी को इंग्लिश में कंपटीटर कहते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और फिर जब वो ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे, मैं नहीं कमा पाऊँगा, तो फिर मैं गरीब हो जाऊँगा, मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और फिर मैं कंगाल हो जाऊँगा। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए तुम्हें अच्छी तरह फ़र्श को सुखा कर ही जाना है, नहीं तो मैं तुम पर मुकदमा चलाऊँगा, यानी कोर्ट में पेश करूँगा तुमको। विभंडक की बातें सुनकर गुड़ाकर घबरा गया और रोने लगा। अब वो कोर्ट कचहरी का चक्कर, एक गरीब आदमी वो सुन कर के डर गया, घबरा गया, रोने लगा। वहाँ बहुत लोग जमा हो गए, परंतु गुड़ाकर के पक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। लोग वहाँ जमा तो हो गए, लोगों को लग भी रहा था कि ये गलत हो रहा है गुड़ाकर के साथ, इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अमीर आदमी के सामने गरीब का पक्ष कौन ले? अपना बेमतलब का दुश्मनी कौन मोले एक अमीर आदमी से? किसी ने न्यायमूर्ति हरिपंत को बुला लिया, लेकिन उसने में क्या किया, कोई थोड़ा सा हिम्मत हुआ तो खुद तो सामने भले ही नहीं आया, लेकिन न्यायमूर्ति हरिपंत को खबर भिजवा दी। वो पहुंच गए, वे वहां पहुंचे। उन्होंने शोर शराबा सुना तो भीड़ में से झांक कर देखा। शोर शराबा यानी कि जो शोरगुल तो वहाँ पे हो रहा था, हल्ला बुल्ला, उसको सुना, भीड़ में झांक कर देखा। उन्होंने विभंडक को चिल्लाते और असहाय गुड़ाकर को देखा तो सारा स्थिति भांप गए। हरिपंत को देखकर विभंडक शांत हो गया और जो कुछ हुआ सब कह सुनाया। जब हरिपंत ने विभंडक को चिल्लाते हुए सुना तो समझ गए मामला क्या हुआ है, और जब हरिपंत को विभंडक ने देखा तो अब चिल्लाना बंद करके शांत हो गया, लेकिन पूरी बात शुरू से अंत तक कह सुनाई। हरिपंत ने कहा, ठीक है, मैं निर्णय दूंगा। चूँकि वो न्यायाधीश थे तो बोले ठीक है, मैं निर्णय करता हूँ। यह सुनकर गुड़ाकर गलत है। उन्होंने अपना निर्णय दिया कि गुड़ाकर की गलती है यहाँ पे,
यदि इस जगह से बदबू आ रही है तो विभंडक को भारी नुकसान हो सकता है और इस दशा में निश्चित रूप से तुम्हें गुणाकर पर मुकदमा करना चाहिए। इसलिए गुणाकर को फर्श पोंछ कर सुखाने के लिए अपनी कोर्ट का उपयोग करना चाहिए। हरिपंत ने भी फैसला सुना दिया कि ठीक है, अगर बदबू है तो तुम्हें निश्चित रूप से नुकसान होगा, और नुकसान अगर हो रहा है तो फिर गुणाकर को चाहिए कि वो अपनी कोर्ट से इस फर्श को साफ कर दे। अब जब हरिपंत का निर्णय हो गया तो कोर्ट से साफ करना ही पड़ेगा। इस निर्णय से विभंडक बहुत खुश था, परंतु गुणाकर चिंतित था। भीड़ ने भी महसूस किया कि इस बार हरिपंत का निर्णय निष्पक्ष नहीं था। कोई चारा न देखकर गुणाकर ने कोट उतारा और उससे फर्श साफ किया। फर्श सूख गया, कोट गंदा हो गया और विभंडक खुश हो गया। गुणाकर को भी लगा कि भाई ये कैसा निर्णय दे रहे हैं आज, और लोगों को भी लगा कि ये तो ठीक नहीं दे रहे हैं आज निर्णय। लेकिन अब चूंकि निर्णय हो चुका था तो और कोई चारा नहीं था, तो विभंडक ने अपना कोट उतारा, उसे साफ किया, फर्श सूख गया, विभंडक खुश हो गया। परंतु विभंडक लोग बुदाते हुए वहाँ से छटने लगे थे, परंतु जब उन्होंने न्यायमूर्ति हरिपंत को बोलते देखा तो रुक गए। अब लोगों को लगा कि निर्णय हो चुका है विभंडक के पक्ष में, फेवर में, तो लोग धीरे धीरे जाने लगे थे। लेकिन जो ही गुणाकर ने फर्श साफ करके ठीक किया, हरिपंत फिर बोले। परंतु विभंडक जो ही बोलना शुरू किया, लोग जो जा रहे थे वापस खड़े हो गए कि अब क्या बोल रहे हैं। अब निर्णय का दूसरा भाग भी सुनिए। तो कहते हैं हरिपंत के निर्णय का दूसरा भाग सुनिए, यानी कि एक पार्ट था जिसमें कि गुणाकर को साफ करना था फर्श को। इसका दूसरा हिस्सा है वो ये है कि इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। गुणाकर के पास अब कोट नहीं है, उसे जुकाम हो सकता है जो बुखार में तब्दील हो सकता है। तब्दील मतलब होता है बदलना, बुखार में बदल सकता है, और फिर बाद में निमोनिया बीमारी का नाम है, हो सकता है निमोनिया में बदल सकता है। क्योंकि वह गरीब है इसलिए महंगा इलाज नहीं करवा सकता, वह मर भी सकता है, उसका पूरा परिवार उसकी कमाई पर निर्भर है, इसलिए वे भूखे रह जाएंगे, और उनमें से कुछ तो भूख से मर भी सकते हैं। फिर उसके परिवार में बचे हुए लोग तुम पर मुकदमा कर सकते हैं। उस दशा में तुम्हें क्षतिपूर्ति करनी होगी और वह बहुत बड़ी रकम होगी। विभंडक इस फैसले से चकित था, परंतु सर, यदि उसे जुकाम हुआ तभी तो यह सब होगा। हम यदि के आधार पर तो किसी की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते। अब दूसरा पक्ष, जब उन्होंने पक्ष सुनाया कि गुणाकर के पास अब कोट नहीं है तो उसको ठंडी लगेगी तो उसको जुकाम होगा, जुकाम फिर बुखार में बदल जाएगा, बुखार हो सकता है निमोनिया में बदल जाए, निमोनिया में बदलेगा तो वो उसका इलाज महंगा है, वो करा नहीं सकता, फिर वो मरेगा तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा, क्योंकि यही कमाने वाला व्यक्ति है। फिर उसके परिवार के कुछ लोग मर सकते हैं। फिर उसके परिवार में जो बचेंगे वो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे कि तुमने गुणाकर को मारा, इसलिए हमारे परिवार की स्थिति हुई। तो उस स्थिति में तुम्हें उसके परिवार वालों को क्षतिपूर्ति यानी कि नुकसान की भरपाई यानी कि पैसे के रूप में उनको मुआवजा देना पड़ेगा, जो बहुत बड़ी रकम हो सकती है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। अब विभंडक का सिर चकराया, भाई ये क्या निर्णय हो गया, ऐसा कहाँ होता है। तब वो कहता है कि महाराज जुकाम इसको हुआ तो नहीं ना, अभी होगा तो देखा जाएगा। इस तरीके से आप कल्पना कर रहे हैं सिर्फ जुकाम की और इसके परिवार की और इस सब मुआवजा की, सिर्फ कल्पना के आधार पे कोई इसको क्षतिपूर्ति क्यों देगा, यानी कि इसके नुकसान की भरपाई क्यों करेगा। अब हरिपंत असली बात करते हैं यहाँ पे कहते हैं यह सच है, परंतु तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि मेरा पहला निर्णय तुम्हारे यदि पर आधारित था। यदि बदबू बनी रहती तो कम ग्राहक आते और कम मुनाफा होता। तब गुणाकर ने तुम्हारी काल्पनिक हानि स्वीकार कर ली और तुम्हें इसकी काल्पनिक मृत्यु भी स्वीकार करना पड़े होगा। इसलिए कृपा करके उसे मुआवजा दो, कानून की निगाह में सब बराबर है। कह रहे हैं हरिपंत की ठीक है, तुम्हारी बात सही है कि केवल यदि के आधार पर कैसे मुआवजा दिया जाए। तो कहते हैं लेकिन जो मैंने पहला निर्णय दिया कि इसको
इसका कोट उतरवा के साफ़ करवाया, वो भी तो यदि के आधार पे था। यदि फर्श नहीं सूखता, यदि बदबू नहीं हटती वहाँ से, यदि कस्टमर तुम्हारे दुकान में नहीं आते, यदि तुम गरीब होते, तो यदि के आधार पे ही तो पहला भी निर्णय था। तो अगर तुमने अपने पक्ष में यदि के आधार पर निर्णय स्वीकार किया, तो गुणाकर के मामले में भी यदि के आधार पर निर्णय तुम्हें स्वीकार करना होगा। इसलिए तुम्हें मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा है, बराबर है। विभंडक चिंतित हो गया। अब वो परेशान हो गया कि अब क्या, इतना पैसा क्यों, इसको क्यों दें हम। हरिपंत मुस्कुराए और बोले, हरिपंत अब मुस्कुराए और बोले कि देखो, ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। वास्तव में तुम करना ये है कि एक नया कोट उसको दो अपनी दुकान से। विभंडक बोले विभंडक, गुणाकर को अपनी दुकान में ले जाओ और उसे एक नया ऊनी कोट दो, जिससे उसे जुकाम, बुखार, निमोनिया आदि न हो। ले जाओ, उसे नया कोट दे दो, ताकि उसको जुकाम, बुखार, निमोनिया नहीं बीमार ना पड़े, क्योंकि पुराना कोट गंदा हो गया है। वहाँ एकत्र लोगों ने इस निर्णय पर तालियां बजाई और न्यायमूर्ति हरिपंत के न्याय की सराहना की। अब लोग खुश हो गए और बोले कि नहीं, उन्होंने सही न्याय दिया है। तो ये रही न्यायमूर्ति हरिपंत की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।